सबसे पहले दिल्ली की कर लेते हैं, जहां सर्दी की दस्तक के साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है और आलम यह है कि कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर यानी AQI 300 के पार पहुंच गया है। सर्दी बढ़ रही है जैसे जैसे वैसे ही प्रदूषण हर बार बढ़ता है और सरकार दावे तो करती है, लेकिन अब सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि दिल्ली NCR में ग्रैप 2 लागू होने वाला है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। जहरीली हुई दिल्ली NCR की हवा, AQI लेवल 300 के पार। आज से दिल्ली NCR में ग्रैप 2 पाबंदी से निकलेगा पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। जी हां, दिल्ली NCR की जहरीली होती हवा को कंट्रोल करने के लिए आज से ग्रैप 2 लागू हो गया है, यानी आज से आपको कई पाबंदियों के साथ चलना होगा। सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली NCR की आबो हवा में जहर घुल गया। प्रदूषण इतना बढ़ गया कि धुंध छाने लगी, लोगों को सांस से संबंधित परेशानियां होने लगी और जब AQI लेवल 300 के पार पहुंचा तो ग्रैप 2 लागू करने का फैसला लिया गया। ऐसे में अब जब भी आप अपने घर से निकले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ग्रैप 2 में क्या क्या पाबंदियां? डीजल जनरेटर चलाने पर रोक, प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाया गया, CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के सर्विस को बढ़ाया गया। RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देगी ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग होंगे। ग्रैप 2 के साथ दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ड्राइवरों से रेड लाइट पर गाड़ी होने पर इंजन को बंद करने की अपील की गई है। हालांकि IMD यानी मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है, यानी जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। अगर हालात बिगड़े तो फिर ग्रैप लेवल 3 भी लागू किया जा सकता है और इस दौरान पाबंदी और बढ़ जाएगी। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बेवजह गाड़ी चलाने से बचें और प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, नहीं तो बढ़ते प्रदूषण के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी और पाबंदियां भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे। देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि आतंक हो या फिर नक्सलवाद हो, सभी पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। और यही वजह है कि नक्सल का गढ़ कहे जाने वाले गढ़चिरौली में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और ये कोई पहली बार नहीं है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके में पहले भी इसी तरीके से ऑपरेशन चलाया गया था और नक्सलियों को ढेर किया गया था। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से हर जगह से नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। सुरक्षा बलों की बड़ी तैयारी, लाल आतंक के खात्मे की बारी। गढ़चिरौली से झांकी, नक्सल के दूसरे गढ़ अभी बाकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जहां मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सलियों का सफाया हो गया तो कई दहशतगर्द इस हमले में घायल हुए। छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटे गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को नक्सलियों से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने C60 कमांडो के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च के दौरान सुरक्षा बल के जवान जैसे ही कोपरशी तालुका के भामरागढ़ के जंगल पहुंचे, वहां पहले से मौजूद नक्सलियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की अपील की,
लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण की जगह गोलीबारी जारी रखी। नक्सलियों के फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस टीम को भी फायरिंग करनी पड़ी। नक्सलियों के साथ 8 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में 5 नक्सली ढेर हो गए, जबकि कई नक्सली घायल हालत में मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर के साथ ही सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इलाके में अभी भी कमांडो की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। मारे गए नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं, जो कि भविष्य में बड़ी वारदात में इस्तेमाल होने थे। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ कोई पहला ये बड़ा ऑपरेशन है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इनके नेटवर्क के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हाल ही में गढ़चिरौली में 8 लाख के नामी एक नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया, जिसकी पहचान असीन राजाराम कुमार उर्फ अनिल और अंजू सुलिया जाले और सोनिया के रूप में हुई। असीन राजा कुमार ओडिशा में माओवादियों के प्रेस टीम का एरिया कमेटी मेंबर था। वो हरियाणा के नरवाना का रहने वाला है और हिमाचल में शिमला के पास एक इलाके में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। गढ़चिरौली के अंजू भी उसी प्रेस टीम का हिस्सा थी और हिमाचल प्रदेश में रह रही थी। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया। आने वाले दिनों में पुलिस लाल आतंक के कुछ और अड्डों पर बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जल्दी देश से माओवाद और नक्सलवाद का खात्मा होगा, जिसकी दिशा में कई अहम कदम उठाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लाल आतंक के खात्मे की तैयारी कर ली गई, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कब कब एक्शन लिया गया। लाल आतंक पर बड़े प्रहार कब कब किए गए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 17 जुलाई 2024 की बात करें, गढ़चिरौली में एनकाउंटर में 12 नक्सली उस वक्त ढेर हुए थे। ये गढ़ है नक्सलियों का। इसके अलावा 16 अप्रैल 2024 की बात करें, कांकेर में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि 29 नक्सली उस वक्त मारे गए थे। 13 नवंबर को आप जान लीजिए गढ़चिरौली में ऑपरेशन हुआ था, 26 नक्सली मारे गए थे। 2018 23 अप्रैल की बात करें, गढ़चिरौली में ही 2 एनकाउंटर किए गए थे, 40 नक्सली ढेर हुए थे। इसके अलावा ऑपरेशन में 30 नक्सली मारे गए थे। 24 से 27 अक्टूबर साल 2016 की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2024 में आ जाते हैं, 3 सितंबर को भी बड़ा एक्शन हुआ था। 9 माओवादी ढेर हुए थे, दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी। उसके अलावा नारायणपुर की बात करें, एनकाउंटर हुआ, 5 नक्सल मारे गए थे। 2 जुलाई 2024 को यह हुआ था। इसके अलावा 15 जून 2024 की बात करें, भूजबाड़ में भी मुठभेड़ हुई थी, 8 माओवादी उस वक्त ढेर हुए थे। तो लगातार लाल आतंक के खिलाफ किस तरह से प्रहार लिया जा रहा है आपको हम बता रहे हैं। 16 अप्रैल 2024 की बात करें, कांकेर में मुठभेड़ हुई थी, 29 नक्सली उस वक्त मारे गए थे और अभी भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अभी भी लगातार तैयारी की जा रही कि जहां जहां भी नक्सली छिपे हुए होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं मीनाक्षी के पास और बात करेंगे अब हिमाचल की जिस सजौली मस्जिद को लेकर के विवाद बरपा, उसके बाद दोनों ही पक्ष कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि जो भी अवैध निर्माण है उसे ढा दिया जाए। यह आदेश आने के बाद मस्जिद कमेटी एक पत्र लिखती है, एक चिट्ठी लिखती है वक्फ बोर्ड को और उम्मीद जताती है कि वक्फ बोर्ड से कुछ हिम्मत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार वक्फ बोर्ड के द्वारा मस्जिद कमेटी के इस चिट्ठी पर ऐसा क्या जवाब आया है, जिसके बाद अब बौखलाहट और बढ़ गई। इस रिपोर्ट में देखें।